वेलकम स्टूडेंट, इकरा कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। यह जो हमारी साइंस की क्लासेस चल रही है, इससे पहले हमने साइंस की 9 क्लास पढ़ ली है और वो क्लास बिल्कुल एक छोटे स्तर से हमने शुरू की है, जहाँ छोटे छोटे जो पत्ते हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। काफ़ी टॉपिक उनमें हो चुके हैं और वो जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उनका मूलभूत आधार है वो। अगर उनको समझ जाओगे तो उससे आगे की जितनी भी क्लासें हैं, चाहे कितनी बड़ी हो, आराम से समझ में आएगी आप लोगों के। तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे, साइंस की जो क्लास शुरू करेंगे वो 10वीं क्लास हम लोग शुरू करेंगे। 10वीं क्लास शुरू करेंगे और आज जो हम लोग इसमें आगे पढ़ेंगे वो अपने टॉपिक यहाँ पर 2 रहेंगे। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है और बहुत काम के टॉपिक है। तो देखो वो कौन कौन से टॉपिक है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें जो अपना पहला टॉपिक आएगा वो तो आएगा परमाणु भार, या इसी को कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान ये पढ़ेंगे। ये जो टॉपिक है वो उन 9 क्लासों से आगे का टॉपिक है और ये सारे एकदम क्रम वाइज चल रहे हैं। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक आएगा अपना यहां पर, वो आएगा अणुभार, इसी को कहते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान, तो इन दोनों को अपने को अब पढ़ना है और इनको समझना है। तो हम लोग सबसे पहले जो शुरू करेंगे वो अपना टॉपिक ये रहेगा, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। इसको पढ़ते हैं। तो देखो अपना जो ये परमाणु भार है इसको पढ़ते हैं हम लोग। किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार है वो उसके नाभिक का द्रव्यमान होता है। नाभिक का द्रव्यमान होता है और यह चीज हमने पहले पढ़ी हुई है कि एक नाभिक में किसी भी परमाणु के 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। एक जो हमारे पास नाभिक होता है, इस नाभिक में उस परमाणु के 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं जिनको हम लोग मौलिक कण कहते हैं। तो देखो वो कौन कौन से। एक तो इसमें P पाया जाता है, P का मतलब प्रोटॉन, और एक इसमें N पाया जाता है, N का मतलब न्यूट्रॉन। तो ये जो दोनों कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। इस P को कहते हैं हम लोग प्रोटॉन, और इस N को कहते हैं न्यूट्रॉन। ये 2 प्रकार के कण हैं जो किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। अब देखो इन दोनों का जो योग है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो योग है, उस योग को ही हम लोग क्या कह देते हैं, परमाणु का परमाणु भार कहते हैं। तो किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार है, किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार है, परमाणु भार, वो इसमें इन 2 कणों का योग है जो उसके नाभिक में पाए जाते हैं। किस किस का? एक तो P का और एक N का। अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ दें तो वो किसी भी परमाणु का क्या बन जाएगा, परमाणु भार बन जाएगा। तो किसी भी परमाणु के परमाणु भार को ज्ञात करने के लिए अपने को ये 2 प्रकार के कणों की संख्या चाहिए। एक तो प्रोटॉन की संख्या चाहिए और एक न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए। अगर उन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो वो उस परमाणु का अपने आप ही क्या बन जाता है, परमाणु भार बन जाता है। तो एग्जाम में जब भी पूछा जाता है परमाणु भार, उस वक्त क्वेश्चन में अपने को न्यूट्रॉन की संख्या दी मिलेगी। एक बात आप लोग जरूर याद रखें, जरूर ध्यान में रखें, वो ये चीज है कि जब भी किसी भी परमाणु का परमाणु भार अपने को निकालना होगा, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो उस वक्त हमें उस परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या दी जाएगी, प्रोटॉन की नहीं दी जाएगी। किसकी दी जाएगी? न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन की हमें पता होती है
किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने नंबर पर वो आता है। जैसे हाइड्रोजन 1 नंबर पे है, इसका मतलब हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं? 1। हीलियम 2 नंबर पे आता है, इसका मतलब हीलियम में प्रोटॉन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, इसका मतलब ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाती है? 8। कोई परमाणु जितने नंबर पर आता है वो उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। और एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा परमाणु भार का, उस वक्त अपने को उसमें क्वेश्चन में न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई मिलेगी। न्यूट्रॉन की संख्या दी मिलेगी। अगर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दी जाती तो डियर स्टूडेंट, ये बात आप लोग जरूर दिमाग में बिठाएं, यदि क्वेश्चन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दी जाती तो उस वक्त न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के बराबर मानेंगे हम लोग। अगर न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दी जाती उस वक्त हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या के समान मानेंगे और वहां से फिर उसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब कैसे, वो देखो, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, यहां पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा, यहां पर क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हीलियम का परमाणु भार ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आता है, परमाणु भार ज्ञात करो। तो देखो यहां पर हमें इसका परमाणु भार निकालना है, परमाणु भार। और हमने पढ़ लिया किसी भी परमाणु का जो परमाणु भार होता है उसका सूत्र यह है, परमाणु भार इन दो कणों का योग होता है, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो वो उसका परमाणु भार निकल जाएगा। तो देखो इसका आंसर देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन का। तो कैसे लिखेंगे? हीलियम का परमाणु भार ऐसे लिखेंगे और बराबर क्या लिखेंगे? P+N। अब देखो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में ना तो प्रोटॉन की संख्या दी हुई है और ना न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई है, लेकिन हमें जो परमाणु दिया होता है उसके प्रोटॉन की संख्या हमें पता होती है और उसमें प्रोटॉन उतने होते हैं जितने नंबर पर वो आता है। तो हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। इसका मतलब हीलियम में प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 2। तो यहां पर ये लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी? ऐसे, हीलियम का परमाणु भार बराबर कितना हो जाएगा? यहां पर कितना लिख देंगे? 2 प्लस, अब देखो यहां पर n की जगह कितना लिखेंगे? अभी मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में या तो न्यूट्रॉन की संख्या दी होगी, आपको न्यूट्रॉन की संख्या दी होगी। अगर न्यूट्रॉन की संख्या एग्जाम में नहीं दी हुई है तो उस वक्त न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग इसके बराबर लेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन के बराबर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखें आप लोग, कहीं पर भी न्यूट्रॉन की संख्या आपको दी हुई नहीं है, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? न्यूट्रॉन की संख्या को भी फिर किसके बराबर लेंगे? प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 2। तो न्यूट्रॉन भी कितने ले लेंगे? 2। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा इस प्रकार से। अब 2 + 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो इसका मतलब हीलियम He, हीलियम का परमाणु भार बराबर कितना हो जाएगा? 2 और 2 4। तो ये इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, परमाणु भार आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग किसी भी परमाणु का परमाणु भार निकाल सकते हैं। और परमाणु भार का सूत्र क्या होता है? इन दो कणों का योग होता है। अगर ये दोनों कण की संख्या अपने पास है तो उनको जोड़ देंगे, वो उस परमाणु का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। जैसे और देखो, और कोई क्वेश्चन हम लोग यहां से ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूं यहां पर ऐसे, कि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ऑक्सीजन का परमाणु भार ज्ञात करो। तो देखो परमाणु भार निकालने का सूत्र इससे पहले हमने पढ़ा है, परमाणु भार निकालने का सूत्र इससे पहले हमने पढ़ा है। देखो परमाणु भार निकालने का जो सूत्र होगा, ये देखो अभी हमने सीखा कि परमाणु भार का सूत्र क्या होता है? P+N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो वही चीज हम लोग वहां पर लिख देंगे। यहां पर देखो, जैसे यहां पर लिखा हो ना, ऑक्सीजन का परमाणु भार ज्ञात करो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम वैसे के वैसे लिखेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा? सूत्र लिख देंगे P+N। तो अब देखो P+N लिख दिया तो यहां पर P की जगह P की संख्या
और n की जगह n की संख्या, तो दोनों की संख्या लगा देंगे हम लोग। तो अगली लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी, ऑक्सीजन का परमाणु भार बराबर, अब देखो ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, जितने नंबर पर ये आता है, तो ये कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पर। इसका मतलब ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, 8, प्लस यहां पर किसकी संख्या आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या। और देखो इस क्वेश्चन में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दी हुई है, अगर दी हुई होती वो तो हम लोग यहां पर लगा देते, और जब नहीं दी होती उस वक्त हम लोग न्यूट्रॉन की संख्या को कितनी मानेंगे, प्रोटॉन की संख्या के बराबर ले लेंगे हम लोग। तो यहां दी हुई नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग किसके बराबर लेंगे, प्रोटॉन। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 8, तो फिर न्यूट्रॉन भी कितने करेंगे हम लोग, 8, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 8, ये लो। तो अब ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑक्सीजन का क्या निकल जाएगा अपने पास, ऑक्सीजन का परमाणु भार, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना आ जाएगा, 8 और 8, 8 और 8 को जोड़ देंगे तो जोड़ने से कितना आ जाएगा, 8 और 8 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 16, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकाला जा सकता है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए किसी भी परमाणु का अपने पास केवल ये सूत्र होता है P+N। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो उन दोनों को जोड़ो, जोड़ते हैं वो उसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। और देखें आप, कोई एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं और वहां से हम लोग समझते हैं कि और परमाणु द्रव्यमान अभी जो हमने निकाले हैं इनमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दी हुई है, इसलिए न्यूट्रॉन की संख्या को हम लोग प्रोटॉन की संख्या के बराबर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने लिखा, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि सोडियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करो। तो देखो इसके ब्रैकेट में ऐसे लिख देता हूं मैं, यहां पर n बराबर 12 ऐसे लिखती। इस n का मतलब न्यूट्रॉन है, आगे जो यहां पर लिख दिया ना n, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग अब इस सोडियम का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसका आंसर ऐसे लिखेंगे हम लोग ANS आंसर। तो आंसर में ये सेम लाइन आ जाएगी। देखो सोडियम को किससे लिखते हैं, Na से, तो यहां पर Na लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, Na का परमाणु द्रव्यमान बराबर, यहां पर सूत्र आ जाएगा P+N, किसी भी परमाणु का परमाणु भार या उसका परमाणु द्रव्यमान, इन दोनों कणों का योग होता है, ये हमने सीख लिया। तो अब यहां पर इसकी संख्या लगा दो, यहां पर इसकी संख्या लगा दो, जब जोड़ देंगे तो वो सोडियम परमाणु का द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखो अगली लाइन ऐसी कैसी आ जाएगी, Na का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा, देखो P की जगह P का मान, मतलब प्रोटॉन की संख्या। किसकी प्रोटॉन की संख्या, जिस परमाणु की हमें निकालनी है, तो हमें निकालनी किसकी है, परमाणु द्रव्यमान सोडियम का। तो यहां पर सोडियम की प्रोटॉन की संख्या आ जाएगी। तो सोडियम में प्रोटॉन कितने, जितने नंबर पर ये आता है, तो ये कितने नंबर पर आता है, 11 पर। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 11 प्लस यहां पर n की जगह n का मान जो अपने को यहां पर दिया हुआ है। अगर यहां पर नहीं दिया हुआ होता तब तो n को हम लोग p के बराबर लेते, लेकिन यहां पर अपने को n दिया हुआ है, तो ये संख्या अब हम लगाएंगे यहां पर। तो यहां पर हम लोग कितना लगा देंगे, 12, ये लो। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो जोड़ते वो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ये ऐसे लिख देंगे, Na का परमाणु द्रव्यमान बराबर, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, 11 + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास उसमें प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या है तो दोनों को निकाल सकते हैं हम लोग। दोनों को जोड़ो और वो उसका परमाणु द्रव्यमान तैयार हो जाएगा। एक खास बात और है, देखो परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसमें ये दोनों कण काम में आते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये जो दोनों कण हैं वो उस परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। किसमें,
नाभिक में। इसका मतलब जो परमाणु का भार होता है वो एक्चुअली वास्तव में उसके नाभिक का ही भार होता है, नाभिक का ही भार होता है, क्योंकि ये दोनों कण कहाँ पाए जाते हैं, नाभिक में पाए जाते हैं। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान में रखें। आगे एक दो उदाहरण और देखते हैं हम लोग। जैसे कोई भी क्वेश्चन लिख देते हैं XYZ, तो उससे हम लोग उसका परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे। तो जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, एक क्वेश्चन हमने लिख दिया कि Mg का मतलब मैग्नीशियम, Mg का परमाणु भार ज्ञात कीजिए। ये चीजें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम की है। आगे की जितनी भी चीजें बनेगी वो इन्हीं टॉपिकों से बनेगी जो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, इन्हीं का विस्तारित रूप आएगा। तो यहां पर वही आंसर जैसे हम लोग निकालते हैं, तो ये NS आंसर किसका, मैग्नीशियम का। तो लिखेंगे क्या ऐसे, Mg का परमाणु द्रव्यमान, चाहे बाहर लिख दो चाहे द्रव्यमान लिख दो, फिलहाल एक ही बात है, चाहे बाहर लिख दो चाहे द्रव्यमान लिख दो, एक ही बात है फिलहाल। तो बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लगा देंगे P + N। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, केवल यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या रखनी है और यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या रखनी है और उन दोनों को जोड़ दो, वो इसका भार आ जाएगा, किसका, मैग्नीशियम का। तो अगली लाइन कैसे लिखेंगे हम लोग, मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा, बराबर, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी, जितने नंबर पर ये आता है, तो ये 12 नंबर पे आता है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 12, प्लस यहाँ पर आगे न्यूट्रॉन की संख्या अब अपने को लगानी है। तो देखो ध्यान से, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं दी हुई है, अगर दी हुई होती तो उतनी लगाते, लेकिन दी हुई नहीं है, उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या को प्रोटॉन की संख्या के बराबर लेंगे। तो इसमें प्रोटॉन कितने हैं, 12, तो न्यूट्रॉन भी कितने लेंगे, 12। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, वो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, इसका परमाणु भार आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, क्या लिखेंगे, Mg का परमाणु द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 12 और 12 24। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 2 टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें से एक तो परमाणु भार निकाल रहे हैं हम लोग, जो हमने सीख लिया। अब इसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग अणु भार। दूसरा टॉपिक आ रहा है, क्या आ रहा है अपने पास, अणु भार। ये देखो आप लोग, किसी भी परमाणु का जो अणु भार होता है वो उसमें उपस्थित सभी परमाणुओं का परमाणु भारों का योग होता है, परमाणु भारों का योग। मतलब हमारे पास कोई भी, यहां पर हमें अणु भार निकालना है। एक खास बात और है, अणु भार अणु का निकलेगा, जैसे परमाणु भार किसका निकलता है, परमाणु का, वैसे अणु भार किसका निकलेगा, अणु का। और अणु कब बनेगा, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु जुड़ेंगे, 2 या 2 से अधिक परमाणु का योग। अगर 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़े हुए हों तो उस चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, अणु कह देते हैं। जैसे आप लोग देखो, मान लो यहां पर मैं केवल H लिख दूं, तो H तो केवल एक ही है, इसका मतलब अगर अकेला है तो ये अणु नहीं है, ये क्या है, परमाणु। लेकिन यदि मैं ऐसे लिख दूं H2, इसका मतलब इसमें H कितने हैं, 2, मतलब H + H है इसमें, H और H, ये 2 H से मिलकर बना हुआ है। तो देखो इसमें 2 परमाणु आगे कि नहीं आगे, इसका मतलब ये जो चीज है वो परमाणु नहीं है, ये क्या है, अणु है, ये क्या है, अणु। तो अब हम लोग किसका भार निकालेंगे, अणु का भार निकालेंगे, जिसको क्या कहते हैं, अणु भार कहते हैं। तो देखो कैसे निकालते हैं,
अणुभार किसका निकालेंगे? किसी अणु का निकालेंगे। और कोई भी अणु बनता किससे है? परमाणुओं के जुड़ने से बनता है। और वैसे आप लोग एक छोटी सी बात याद रखो कि जो अणु है ना, अणु, वो हम लोग सूत्र को ही कहते हैं। जो हमने सूत्र बनाए थे ना, वो ही क्या है? अणु है। जो हमने सूत्र बनाने सीखे हैं वो सूत्र ही क्या है? अणु है। तो उन्हीं का हमें क्या निकालना है? भार निकालना है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन देखें आप लोग, कैसे, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया ऐसे कि जल का भार ज्ञात कीजिए। जल का भार ज्ञात कीजिए। तो करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले इस जल का पता होना चाहिए कि इस जल का सूत्र क्या होता है। और सभी को पता हुआ है कि जल का सूत्र क्या होता है। छठी क्लास से हम लोग पढ़ के आते हैं, जल का सूत्र H2 होता है, H2O। तो क्या इसमें एक ही परमाणु है क्या? नहीं है, इसमें एक से ज़्यादा परमाणु है। और जहाँ पर एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं उस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? अणु। सूत्र को जैसे क्या कह देते हैं हम लोग? अणु कह देते हैं। इसका मतलब ये H2O क्या बन गया? अणु बन गया। ये H2O क्या बन गया? अणु बन गया। अब देखो, यदि ये अणु है तो फिर इसका कौन सा भार आएगा? अणु भार आएगा। इसका मतलब जल का कौन सा भार निकाला जाता है? ये अणु है तो इसका कौन सा भार निकालेंगे? अणु भार निकालेंगे। तो निकालेंगे कैसे वो देखो आप लोग। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका आंसर। देखो तो यहां पर क्या लिखेंगे? जल का अणुभार, जल का अणुभार। अगले पेज के ऊपर इसको हम लोग हल करते हैं सवाल को। तो देखो एक बार फिर से ये क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये था जल का भार ज्ञात कीजिए। तो अब अपने को समझना ये कि यहां पर जो जल दिया हुआ है वो जल परमाणु है या अणु है। यदि वो परमाणु है तो उसका परमाणु भार निकलेगा, और यदि वो अणु है तो उसका अणु भार निकलेगा। तो देखो आंसर, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जब हम लोग इसको देखते हैं तो इसको देखने से पता चलता है कि इसमें एक से अधिक परमाणु है, और जहां पर एक से अधिक परमाणु होता है उस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। इसका मतलब H2O क्या बन गया? अणु। अगर ये अणु है तो इसका अणु भार ही निकलेगा, आणविक द्रव्यमान ही निकलेगा। तो यहां से देखो क्या लिखेंगे? H2O का अणुभार, H2O का अणुभार। तो देखो किसी भी अणु का जब अणुभार निकालेंगे तो अपने को कुछ नहीं करना, उस अणु में जितने भी परमाणु है ना उन सबको अलग अलग करके जोड़ दो, उन सबको अलग अलग करके जोड़ दो। जैसे यहां पर देखो H कितने हैं? 2 है, और ऑक्सीजन कितने हैं? 1। तो इन सब परमाणु को पहले जितने भी परमाणु है ना सबको अलग अलग लिख दो। जैसे H कितने हैं? 2, और O कितने हैं? 1। तो इन सबको पहले अलग अलग लिख दो ऐसे, जैसे H, 1H, 2H और एक क्या रह गया? ऑक्सीजन। अब इन सबको जोड़ दो, अब इन सबको जोड़ दो। इन परमाणुओं को नहीं जोड़ना है। अब देखो ये परमाणु आ गया, ये भी परमाणु आ गया, ये भी परमाणु आ गया। तो यहां पर हमें इसका परमाणु भार रखना है, यहां पर इसका परमाणु भार रखना है, और यहां पर इसका परमाणु भार रखना है। और परमाणु भार कैसे निकालते हैं वो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। तो देखो किसी भी परमाणु का परमाणु भार कैसे निकलता है इसको बाद में हल करते हैं, इसका परमाणु भार निकालते हैं पहले। क्योंकि ये परमाणु आ गया तो यहां पर इस परमाणु का भार रखेंगे, यहां पर ये परमाणु आ गया तो यहां पर इसका परमाणु भार रखेंगे, यहां पर ये परमाणु आ गया यहां पर इसका परमाणु भार रखेंगे। और जब सबको जोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? जो अणु अपने पास है उसका अणु भार बन जाएगा। अब देखो जो H होता है, H, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होती है
और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। ऐसे जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या 8 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8 होती है ना। तो देखो जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु भार आ जाएगा, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वो हाइड्रोजन का परमाणु भार आ जाएगा, और इन भारों को कहाँ रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, H2O का अणुभार, क्योंकि H2O अणु है इसलिए इसका अणुभार ही निकाला जाएगा। तो अणुभार कितना आ जाएगा, यहां देखो ये अकेला है तो इसका परमाणु भार लिखना है, तो इसका परमाणु भार क्या हो जाएगा, P+N। तो इसमें प्रोटॉन कितने, 1, न्यूट्रॉन कितने, 0, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस, यहां पर 1 है तो यहां पर भी कितना आ गया, 1 प्लस, यहां पर देखो ये परमाणु है तो इस परमाणु का भार ही रखेंगे, तो इसका परमाणु भार किसके बराबर हो जाएगा, P+N के बराबर, जो हमने पहले सीख लिया है। तो यहां पर 8 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 16। तो यहां पर कितना लगा देंगे हम लोग, 16 लगा देंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे, जोड़ने से वो H2O का अणुभार आ जाएगा। सॉरी, तो यहां पर क्या बन जाएगा, H2O का अणुभार कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 16 कितने हो जाएंगे, 18। तो ये इसका अणुभार आ गया 18। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा, 18। ऐसे हमारे पास कोई भी सूत्र है, उस सूत्र का हम लोग कौन सा भार निकाल लेंगे, अणुभार निकाल लेंगे। जैसे आप लोग और देखो, क्वेश्चन के अनुसार हम लोग हल करते हैं सारी चीज़ें। जैसे कोई क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पर, किसी भी अणु का हम लोग अणु सूत्र निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाए अमोनिया, अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करो, द्रव्यमान ज्ञात करो। तो देखो अमोनिया का द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। अब पहले तो अपने को यह समझना है कि ये जो अमोनिया है, यहाँ पर अमोनिया, ये जो अमोनिया है वो परमाणु है या अणु है। तो पहले तो इसका सूत्र आना चाहिए। अब देखो जो अमोनिया है उसका सूत्र NH3 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अब गौर से देखो आप लोग, क्या इसके अंदर एक परमाणु है, क्या एक से ज्यादा है। अगर इसमें एक से ज्यादा परमाणु है इसका मतलब ये क्या बन गया, ये अणु बन गया। अब जब ये अणु है तो फिर इसका कौन सा भार आएगा, अणु भार आएगा। तो इसका मतलब अमोनिया का हम लोग कौन सा द्रव्यमान निकालेंगे, आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, NH3। NH3 का मतलब अमोनिया, NH3 का आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग, किसी अणु में जितने भी परमाणु है ना, उन सब परमाणुओं को अलग अलग लिख दो, जितने भी टोटल परमाणु है। जिसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो इन सब को अलग अलग लिख दो। ऐसे लिखेंगे N, फिर लगाएंगे 1H, 2H और 3H, फिर क्या कर देंगे, इन सब का योग कर देंगे हम लोग, इन सब का क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो इन सब का जब योग करेंगे हम लोग ऐसे, तो योग करने का मतलब इन परमाणुओं का योग नहीं करना है। यहां पर देखो ये परमाणु आ गया तो यहां पर इसका परमाणु द्रव्यमान लगा देंगे, यहां ये परमाणु आ गया यहां पर इसका परमाणु द्रव्यमान लगा देंगे। ये भी परमाणु है तो यहां पर इसका परमाणु द्रव्यमान, ये भी परमाणु तो यहां पर इसका परमाणु द्रव्यमान, और फिर उन सब को जोड़ देंगे। तो जोड़ने से क्या आ जाएगा, वो NH3 का अणुभार आ जाएगा। तो यहां पर देखो कैसे लिखेंगे हम लोग, NH3 का आणविक द्रव्यमान। तो देखो आणविक द्रव्यमान बराबर, यहां पर N की जगह ये अकेला है तो यहां पर इसका परमाणु भार लगा दो। अब इसका परमाणु भार कितना होता है, 7 + 7, 7 + 7। एक बात और है, 7 + 7 का क्या मतलब हो गया, 7 का मतलब इसमें 7 ही तो प्रोटॉन है और 7 ही
न्यूट्रॉन, तो दोनों को जोड़ देंगे तो वो उसका भार आ जाएगा। तो 7 + 7 बराबर कितना हो जाएगा 14, प्लस हाइड्रोजन का अभी हमने सीखा 1 होता है, इसका 1 है तो अगले का भी 1 और उसके बाद में भी अगले का 1 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इन सब को अब हम लोग क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे। तो वो NH3 का NH3, तो NH3 का कौन सा आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो कितना हो जाएगा देखो आप लोग, 14 और 1 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, तो इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 ग्राम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग कोई भी अणु जो अपने को दिया हुआ है उसका भी भार निकाल सकते हैं, और किसी भी अणु का जो भार होता है वो उसका आणविक भार होता है या उसका आणविक द्रव्यमान होता है। और क्वेश्चन देखो, जैसे कोई क्वेश्चन लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर एक और, तो कैसे भार निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का भार ज्ञात कीजिए, भार या द्रव्यमान। ज्ञात कीजिए, ऐसे अपने पास क्वेश्चन आ गया। तो किसका ज्ञात करना है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को देखेंगे कि इसको लिखा कैसे जाता है। तो इसका आंसर देखो कैसे हो जाएगा, आंसर लिखते हैं, इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को किससे लिखेंगे CO2 से। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र लगभग सब बच्चों को आता है, क्योंकि ये 5वीं 6ठी क्लास से चलना शुरू हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सूत्र क्या हो गया CO2। अब ध्यान से देखो, क्या इसमें एक ही परमाणु है क्या, एक से ज्यादा है, और जब इसमें एक से ज्यादा है इसका मतलब ये क्या बन गया, ये अणु बन गया। और जब अपने पास अणु होता है तो फिर उसका अणु भार ही निकाला जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, CO2 का अणु भार। और CO2 का जो अणु भार है वो अब निकालेंगे कैसे, किसी भी अणु का जो अणु भार निकलता है वो निकलता कैसे, उसमें सूत्र में जितने भी परमाणु हैं सबको अलग अलग करके योग कर दो उनका। अब जैसे इसमें कितने परमाणु हैं, इसमें कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, तो इन सबको अलग अलग करके उनका योग कर दो। तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे C, फिर प्लस, देखो ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसको भी O लिख देंगे, आगे भी क्या लिख देंगे O लिख देंगे। तो ये आ जाएगा C + O + O। तो अब देखो इस C की जगह अकेला हो गया तो ये परमाणु हो गया, तो यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा, और यहाँ पर इसका परमाणु द्रव्यमान आ जाएगा। अब बात आती है इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे लिखें। तो इससे पहले ही मैंने बताया कि इसका परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दो, वो इसका द्रव्यमान आ जाएगा। तो वहाँ से जब देखोगे तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो देखो आप लोग क्या लिखेंगे फिर, CO2 का अणु भार बराबर में सीधा लिख रहा हूं, देखो यहां पर आ जाएगा 12, इसकी जगह कितना आ जाएगा 12। तो C का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 12, क्योंकि C के अंदर प्रोटॉन भी 6 और न्यूट्रॉन भी 6 प्लस, अब देखो यहां पर ऑक्सीजन का लिखेंगे, ऑक्सीजन का, तो देखो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही अगर इसका 16 तो इसका भी कितना आएगा 16 आएगा। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पर 16 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखो ये अकेला है, अगर ये अकेला है तो यहां पर इसका परमाणु द्रव्यमान आएगा, परमाणु द्रव्यमान। इसका मतलब O का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो किसी भी चीज का जो परमाणु द्रव्यमान है वो उसके P + N के बराबर होता है, हमने अभी पढ़ा P + N। तो देखो ऑक्सीजन में प्रोटॉन भी 8 होते हैं और न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं, तो 8 और 8 कितने आ जाएंगे 16 आ जाएंगे। तो ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने से वो CO2 का द्रव्यमान आ जाएगा। CO2 का कौन सा भार आ जाएगा, अणु भार। ध्यान से समझो आप लोग, यदि हमारे पास परमाणु है तो उसका परमाणु भार आएगा, और यदि हमारे पास अणु है तो उसका अणु भार
आएगा। तो निकालेंगे, इन सबको जोड़ दो, जोड़ते हैं वो CO2 का अणुभार हो जाएगा। तो देखो 12 और 16 कितने हो जाएंगे 28, और 28 और 16 कितने हो जाएंगे 44। तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा 44 ग्राम आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी अणु का अणुभार निकाला जा सकता है। और देखो आप लोग और भी निकाल सकते हैं हम लोग, कोई भी क्वेश्चन जैसे आ जाए अपने पास तो उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो देखो कोई क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन जैसे आ जाए, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का भार ज्ञात कीजिए, भार ज्ञात कीजिए। तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, देखो बोर्ड पे। अब देखो सोडियम ऑक्साइड जो है उसका हमें सूत्र आना चाहिए, और सूत्र बनाने हमने खूब सीख लिए, 4-5 वीडियो सिखाए हुए हैं। तो यहाँ से यदि मैं सीधा जो सूत्र लिख रहा हूँ वो आपके यदि समझ में नहीं आया कि ये सूत्र कैसे बना, तो पीछे जो सूत्रों की क्लासें हैं 4 या 5, तो आप पीछे की क्लासें आप जरूर देखें ताकि ये चीज़ें आपके दिमाग में आए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये जितने भी वीडियो बन रहे हैं ये लगातार बन रहे हैं, इनको आप लोग देखें ताकि हर चीज़ आपके समझ में आती रहे। तो यहाँ पर देखो मैं सोडियम ऑक्साइड का सूत्र लिखता हूँ। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2O, Na2O। अब ये बनता कैसे है, इसकी प्रक्रिया हमने पहले वीडियो में पढ़ी हुई है, तो यदि आपने वो नहीं देखी है तो आप जरूर उनको देखें ताकि आपके समझ में आए कि ये सूत्र कैसे बना है। क्योंकि केमिस्ट्री में केवल खेल इस सूत्रों का है, सूत्र बनेंगे कैसे और टूटेंगे कैसे। तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है Na2O। अब आप लोग ध्यान से देखो, क्या ये परमाणु है क्या, ये परमाणु नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा परमाणु है देखो, और जहाँ पर एक से ज़्यादा परमाणु होते हैं उसको हम लोग सूत्र कहते हैं। सूत्र का मतलब उसको अणु कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है Na2O ये क्या बन गया, अणु बन गया। तो जब ये अणु है तो फिर इसका कौन सा भार निकालेंगे, आणविक भार निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे Na2O का अणुभार, अणुभार। और किसी भी अणु का अणुभार कैसे निकाला जाता है, उस अणु में जितने भी परमाणु हैं, जितने भी, उन सब को अलग अलग करके उनका योग कर दो। अब देखो इसमें Na कितने हैं 2, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो इन सब को अलग अलग लिख दो ऐसे, Na प्लस। अब इन सबको जोड़ देंगे, इनको नहीं जोड़ना है। देखो ध्यान से मैं फिर कह रहा हूँ, ये Na यहाँ पर अकेला आ गया, इसका मतलब ये परमाणु हो गया, तो यहाँ पर इसका परमाणु भार लिखना है अपने को। यहाँ पर भी ये Na परमाणु हो गया, तो यहाँ पर भी इसका परमाणु भार निकला है। यहाँ पर देखो ये O हो गया, तो ये अकेला ही है, तो यहाँ पर भी इसका परमाणु भार आ जाएगा। और फिर इन सब को जोड़ देंगे, तो जोड़ने से वो Na2O का क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया, क्वेश्चन जो था उसमें ऐसे लिख दें कि Na है ना, Na में n बराबर 12, n बराबर 12 ऐसे लिखा है। इसका मतलब सोडियम में n का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 12 है। तो यहाँ पर देखो इसको लिखेंगे हम लोग, आंसर इसका Na2O का Na2O का अणुभार बराबर। अब देखो इस Na की जगह इसका परमाणु भार लिखेंगे, तो इसका परमाणु भार P + N। इसमें P तो 11 और N कितने दिए हुए 12, तो 11 और 12 कितने हो जाएंगे 23। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 23, प्लस आगे भी कितना आ जाएगा, ये भी N है तो इसका भी कितना हो जाएगा 23, प्लस यहाँ पर O, यहाँ पर O का परमाणु द्रव्यमान लगाएंगे। तो देखो O के लिए हमें इस N की संख्या दी हुई नहीं है, इसलिए इस O के अंदर जो N होगा मतलब न्यूट्रॉन होगा वो प्रोटॉन के बराबर होगा, और ऑक्सीजन में प्रोटॉन होते हैं 8, तो 8 + 8 बराबर 16। तो यहाँ पर कितने लगा देंगे हम लोग 16 लगा देंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे, जब इन सबको हम लोग जोड़ेंगे तो वो इस Na2O का कौन सा भार बन जाएगा, अणुभार बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं Na2O का अणुभार
अणु भार बराबर, देखो 23 और 23 हो गए 46, और 46 में हमने 16 जोड़ दिए, तो 46 में जब 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 62, तो ये इसका भार आ जाएगा। तो Na2 क्या हो जाएगा, एक अणु हो गया, तो इसका कौन सा भार आ गया, अणु भार कितना आ जाएगा 62। तो क्या हो जाएगा, Na2 का अणु भार कितना प्राप्त हो जाएगा, 62 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हमारे पास कोई सूत्र दिया हुआ है, कोई अणु दिया हुआ, तो उसका हम लोग अणु भार आसानी से निकाल सकते हैं। और देखो क्वेश्चन इसके अंदर, जैसे क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहां पर, क्वेश्चन लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का भार ज्ञात कीजिए, भार ज्ञात कीजिए। तो कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का भार ज्ञात। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को लिखेंगे कैसे हम लोग। तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3। तो देखो ये अणु हो गया, अगर ये अणु है तो इसका फिर कौन सा भार आएगा, इसका अणु भार आएगा। तो हम लोग इसका फिर कौन सा भार निकालेंगे, अणु भार। तो लिखेंगे क्या, CaCO3 का अणु भार, अणु भार। और किसी भी अणु का अणु भार कैसे निकाला जाता है, उसमें जितने भी परमाणु है उन सभी परमाणुओं को अलग अलग करके उनका योग कर दीजिए। जैसे इसमें Ca कितने हैं, 1, तो यहाँ पे लिखेंगे Ca, फिर प्लस C कितने हैं, 1, तो यहाँ पे लिख दिया C, फिर प्लस। अब देखो O कितने हैं, 3, तो सभी को अलग अलग लिख देंगे, O प्लस O, ऐसे लिख देंगे। अब कुछ नहीं करना, देखो ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु है, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु, ये भी परमाणु। तो यहाँ पर इसका भार लिख दो, परमाणु भार, यहाँ पर इसका परमाणु भार लिख दो, यहाँ पर इसका परमाणु भार, यहाँ पर इसका परमाणु भार, और यहाँ पर इसका परमाणु भार, और फिर इन सब को जोड़ दो। तो वो जोड़ने से इस कैल्शियम कार्बोनेट का क्या आ जाएगा, अणु भार आ जाएगा। कुछ बच्चों को हो सकता है ये समझ में नहीं आए कि CaCO3 कैसे आ गया। ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है, और सूत्र बनाने हमने पीछे वाली क्लासों में सीखे हैं। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको ये सूत्र बनाना यहाँ से नहीं आ रहा ना, तो आप लोग उन क्लासों को जरूर देखें एक बार बैठकर, ताकि ये सूत्र कैसे बनते हैं वो आपको पता चल जाए। आप बनाओगे तो ये ऑटोमेटिक फिर याद होते जाएंगे। तो निकाल लेते हैं। अब इसका क्या लिखेंगे, CaCO3 का अणु भार, अणु भार, ये लो। तो देखो यहाँ पर कैल्शियम का 40 होता है, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है, तो यहाँ पर मैं क्या कितना लिख दूँ, 40। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ने डायरेक्ट 40 कैसे लिख दिया। मैं कह रहा हूँ कैल्शियम अकेला है, इसका मतलब ये परमाणु है, तो यहाँ पर इसका परमाणु भार लिखना है। तो परमाणु भार होता है P+N, इससे पहले पढ़ा हमने P+N, इसमें P भी 20 और N भी 20, तो 20 और 20 40, इसलिए मैंने सीधा लिख दिया। प्लस कार्बन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 16, तो यहाँ पर भी 16 और यहाँ पर भी 16। अब देखो इन सब को जोड़ देंगे, तो जोड़ने से वो कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा भार आ जाएगा, अणु भार आ जाएगा। तो क्या लिखें, CaCO3 का अणु भार, अणु भार बराबर, देखो 40 में 12 जोड़ो 52 हो गए, 52 में 16 जोड़ो 52, 62, 62 और 6 68, 68 में फिर 16 जोड़ो 68, 78, 78, 78 में फिर 6 और जोड़ो तो ये हो जाएंगे 84, और 84 में 16 और जोड़ो तो ये हो जाएंगे 100। इसका मतलब यहाँ पर लग गया शतक, ये लो। तो ये इसका 100 ग्राम भार आ जाएगा, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो इस प्रकार से किसी भी अणु का हम लोग आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो देखो आज हमने 2 टॉपिक पढ़े हैं, एक तो परमाणु भार पढ़ा है और एक अणु भार पढ़ा है। तो ये जरूर आपके समझ में आए होंगे। अगर इसमें कहीं दिक्कत आएगी तो वो आएगी ये सूत्र कैसे लिखे जाते हैं, तो वो हमने पहले सीखे हुए हैं, उनको आप लोग जरूर देखें। तो ये टॉपिक भी अपना कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।